नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा का जवाब दिया। साथ ही पीएम मोदी ने रोजगार से लेकर महंगाई तक के मुद्दे पर अपनी बात रखी और विपक्ष के आरोपों के जवाब भी दिए। वहीं उन्होंने एक ओर कांग्रेस पर निशान साधा और कहा कि कांग्रेस न होती तो क्या क्या होता, और दूसरी ओर पीएम मोदी ने योजनाओं पर भी चर्चा की। सभापति जी, मैं जरा बताना चाहता हूं, ये कहा गया है, मैं सोच रहा हूं कि कांग्रेस न होती तो क्या होता, क्योंकि महात्मा गांधी की इच्छा थी। क्योंकि महात्मा गांधी को मालूम था कि इनके रहने से क्या क्या होने वाला है, और इन्होंने कहा था पहले से इसको खत्म करो, इसको बिखेर दो। महात्मा गांधी ने कहा था। लेकिन अगर न होती महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार, अगर हुआ होता, अगर महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार कांग्रेस न होती तो क्या होता? लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता। भारत विदेशी चश्मे के बजाय स्वदेशी संकल्पों के रास्ते पर चलता। अगर कांग्रेस न होती तो इमरजेंसी का कलंक न होता। अगर कांग्रेस न होती तो दशकों तक करप्शन को संस्थागत बनाकर नहीं रखा जाता। अगर कांग्रेस न होती तो जातिवाद और क्षेत्रवाद की खाई इतनी गहरी न होती। अगर कांग्रेस न होती तो सिखों का नरसंहार न होता। सिखों का नरसंहार न होता। सालों साल पंजाब आतंकी आग में न जलता। अगर कांग्रेस न होती तो कश्मीर के पंडितों को कश्मीर छोड़ने की नौबत न आती। अगर कांग्रेस न होती तो बेटियों को तंदूर में जलाने की घटनाएं न होती। अगर कांग्रेस न होती तो देश के सामान्य मानवी को घर, सड़क, बिजली, पानी, शौचालय, मूल सुविधाओं के लिए इतने सालों तक इंतजार न करना पड़ता। सभापति जी, एक और उदाहरण मैं देना चाहता हूं। फेडरलिज्म, हमने देखा कि जैसे सामाजिक न्याय ये देश में बहुत अनिवार्य होता है, वरना देश आगे नहीं बढ़ता है, वैसे भी क्षेत्रीय न्याय भी उतना ही जरूरी होता है। अगर कोई क्षेत्र विकास में पीछे रह जाएगा तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। और इसलिए हमने एक योजना बनाई, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। देश में 100 से ऐसे डिस्ट्रिक्ट चुने, अलग अलग पैरामीटर के आधार पर चुने गए, राज्यों के साथ मशवरा करके चुने गए, और उन 100 से अधिक जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो राज्य के जो एवरेज डिस्ट्रिक्ट है उसकी बराबरी तो कम से कम आ जाए तो बहुत कम हो जाएगा। और उस काम को हमने किया, और आज मैं बड़े संतोष के साथ कहूंगा, बड़े गौरव के साथ कहूंगा, योजना का विचार भले भारत सरकार को आया, लेकिन एक राज्य को छोड़कर के सभी राज्यों ने इसको ओन किया। 100 से अधिक जिलों की स्थिति बदलने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जिला इकाई आज मिलकर के काम कर रहे हैं, और उसमें सभी दलों की सरकार वाले राज्य, ऐसा नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी के राज्य वाली सरकार है, और सबने मिलकर के इतने उत्तम परिणाम दिए हैं कि बहुत कम समय में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कई पैरामीटर में अपने राज्य की एवरेज से भी कुछ आगे निकल गए हैं। और ये मैं समझता हूं कि उत्तम से उत्तम काम है। और मैं बताऊं, कुछ आकांक्षी जिले जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, उनके जनधन अकाउंट पहले की तुलना में 4 गुना ज्यादा जनधन अकाउंट खोलने का काम किया है। हर परिवार में शौचालय मिले, बिजली मिले, इसके लिए भी उत्तम काम इस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में सभी राज्यों ने मिलकर के किया है। मैं समझता हूं यही फेडरल स्ट्रक्चर का उत्तम उदाहरण है, और उसी से देश की प्रगति के लिए फेडरल स्ट्रक्चर का ताकत का उपयोग होना, ये उसका उदाहरण है। आदरणीय सभापति, यूपी विधानसभा चुनाव में पहले चरण के मतदान का प्रचार समाप्त होने से पहले बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र
यानी कि जन कल्याण संकल्प पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह लखनऊ पहुंचे। उन्होंने पार्टी के अन्य दिग्गज नेताओं के साथ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में घोषणा पत्र को जारी किया। घोषणा पत्र के साथ साथ बीजेपी ने करके दिखाया है नाम से नया चुनावी गाना भी लॉन्च किया। यूपी में चुनावी दौर चल रहा है, जिसके चलते बीजेपी ने मंगलवार को लखनऊ में अपना मैनिफेस्टो जारी किया। लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 का नाम दिया गया। लोगों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह घोषणा पत्र नहीं है, बल्कि भविष्य की ओर ले जाने वाला संकल्प पत्र है। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने विकास के हर क्षेत्र में काम किया है। अब प्रदेश में कांवड़ यात्रा धूमधाम से निकलती है। किसानों और महिलाओं को बिना भेदभाव के लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई। सुरक्षा व्यवस्था को भी दुरुस्त किया। आदरणीय गृह मंत्री जी के कर कमलों से भारतीय जनता पार्टी ने अगले 5 वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ नागरिकों के जीवन में परिवर्तन करने के अपने लक्ष्य को लेकर के अपना नया लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया है। मित्रों, मैं इस अवसर पर सबसे पहले माननीय गृह मंत्री जी का और मंचस्थ सभी अतिथियों समेत आप सबका आज के समारोह में हृदय से स्वागत करता हूं। आज से 5 साल पहले भी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में अपना लोक कल्याण संकल्प पत्र इसी सभा कक्ष में प्रदेश की जनता के सामने प्रस्तुत किया था। भारतीय जनता पार्टी ने 5 वर्ष पहले प्रदेश की जनता के सामने जो संकल्प लिए थे, उन संकल्पों को मंत्र मान करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में प्रत्येक वायदे को पूरा करते हुए जो कहा था वह करके दिखाया और जो कहेंगे वह करके दिखाएंगे। इस संकल्प के साथ आज भारतीय जनता पार्टी आप सबके सामने उपस्थित। यूपी में चुनावों के चलते सियासी घमासान चल रहा है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी समाजवादी पार्टी का प्रचार करने पहुंची। इस दौरान ममता ने लता मंगेशकर को ए मेरे वतन के लोगों का गाना गाकर श्रद्धांजलि दी। बीजेपी पर निशाना साधते हुए ममता ने कहा कि इस राज्य से बीजेपी गई तो देश से भी बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। बीजेपी जनता से माफी मांगे। बीजेपी 5 साल घर में बैठी रहती है, चुनाव के समय बाहर आती है। सीएम योगी पर तंज कसते हुए कहा कि जब कोई मर जाता है तो हम श्रद्धांजलि देते हैं, पर बीजेपी उसे फेंक देती है। एनकाउंटर के नाम पर कितने लोगों को मारा गया? सबसे ज्यादा पैसा उत्तर प्रदेश को मिला, लेकिन जनता का पैसा आप ले जाते हैं। बीजेपी ने इतिहास को बदलने का काम किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लखनऊ आगमन पर उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने बयान देते हुए कहा है कि सपा के गुंडे माफियाओं का सहयोग करने के लिए दीदी आई हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बुलाने पर यूपी में ममता बनर्जी आखिर क्यों आई, उनको जवाब देना चाहिए। और जिस तरह से यूपी और बिहार के लोगों को गुंडा माफिया कहकर भगाने की बात कही, उस पर ममता बनर्जी को अपने शब्द वापस लेने चाहिए। बिहार और यूपी की जनता से माफी मांगनी चाहिए। लगता है कि ममता जी यहां आई हैं तो उनको ये बताना जरूर चाहिए कि वो अपने आप आई हैं कि आदरणीय अखिलेश जी ने उनको बुलाया है। ममता जी अगर अपने आप आई हैं तो उत्तर प्रदेश की धरती पर कदम रखने के साथ ही उनको 2 शब्द का क्षमा याचना उत्तर प्रदेश के लोगों से जरूर करना चाहिए। उन्होंने नंदीग्राम में अपनी सभा में इस सारे इलेक्ट्रॉनिक चैनल ने दिखाया, उन्होंने बड़े आक्रोशित भाव में कहा था यूपी के गुंडों को
भगाना चाहिए उनके प्रति, मतलब जो अपशब्दों का प्रयोग हो सकता था आक्रोश भाव में, उन्होंने उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को गुंडा करके बताया, गुंडा और मवाली, उनको भगाने की बात करी थी। क्या आप उत्तर प्रदेश में वही करने के लिए आई हो? क्या उन गुंडा और मवाली जिनको आपने संबोधित किया था उनसे यही गुंडा और मवाली का साम्राज्य स्थापित करने के लिए आप उनको प्रेरित करने के लिए? यूपी चुनाव के चौथे चरण का नामांकन शुरू होने के साथ ही चौथे दिन में 4 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन किया है। साथ ही कुशीनगर में होने वाले छठे चरण के विधानसभा चुनाव के लिए 4 विधानसभा क्षेत्र के कुल 6 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, जिसमें से निर्दलीय प्रत्याशियों की संख्या ज्यादा रही और बड़ी पार्टी के किसी प्रत्याशी ने अभी तक अपना नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया। यूपी चुनाव के चौथे चरण का नामांकन शुरू होने के साथ ही बीएसपी ने 53 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। आपको बता दें कि चौथे चरण में 9 जिलों में वोटिंग होगी। वहीं बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी कायम रजा ने लखनऊ पश्चिम से अपना नामांकन दाखिल किया है। साथ ही नामांकन करने के बाद क्षेत्र में जाकर लोगों की समस्याओं को सुना और जीतने पर अपने क्षेत्र की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का भरोसा भी दिलाया। क्षेत्र जो आज तक नहीं हुआ है वो काम करना है और उसी को लेकर हम जा रहे हैं। क्या उद्देश्य जनता को देना चाहेंगे? जनता का उद्देश्य यही कि हमें स्लाइड बनाए कि इस क्षेत्र में हम काम कर सकें, और जब तक हमें इस विधायक बनाएंगे नहीं तब तक इस क्षेत्र का हाल जो होता आ रहा है होता रहेगा। हमने अपने 20 साल प्रधानी में हमारे क्षेत्र में अभी कभी आप जाके देखिए तो हमने गांव में अपने सीवर डलवा दिया, लाइट 25 मीटर पे खंभे गड़े हैं, पूरी लाइन खींची हुई है, सब कुछ हमने करा दिया वहाँ पर। तो हम चाहते हैं कि जनता हमारे साथ दे, हमें विधायक बने तो हम यहाँ पे भी उसी तरह काम करें। कैंसिल हो गया। राजधानी लखनऊ में विद्यावती वार्ड 2 में पार्षद कौशलेंद्र दुबे के घर के पास जनसंपर्क में बीजेपी के सरोजनी नगर प्रत्याशी राजेश्वर सिंह ने बयान देते हुए सरोजनी नगर को हिंदुस्तान का नंबर 1 विधानसभा क्षेत्र बनाने का दावा किया। उन्होंने कहा कि अटल जी की और राजनाथ जी की कर्मस्थली है, यहां हर घर में कमल खिलाएंगे। साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री शारदा प्रताप शुक्ला का आशीर्वाद देते हुए कहा कि एक सच्चे सिपाही की जीत ब्राह्मण के आशीर्वाद के बिना नहीं हो सकती। बहुत अच्छा लग रहा है, जनता के लिए काम करना है, सरोजनी नगर को नंबर 1 विधानसभा क्षेत्र बनाना है हिंदुस्तान का। समाजवादी पार्टी ने लखनऊ ग्रामीण की हाई प्रोफाइल सरोजनी नगर विधानसभा सीट से पूर्व मंत्री प्रोफेसर अभिषेक मिश्र को उम्मीदवार बनाया है। यहां बीजेपी से ईडी के पूर्व अधिकारी राजेश्वर सिंह और कांग्रेस के रुद्र दमन सिंह बबलू प्रत्याशी हैं। ऐसे में 2 ठाकुर प्रत्याशियों के बीच सपा ने जातीय समीकरण साधते हुए आखिरी समय में अपने संभावित प्रत्याशी को बदलकर ब्राह्मण कार्ड खेला और इसी कड़ी में शांतिनगर से सपा प्रत्याशी प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा की उपस्थिति में सपा कार्यकर्ताओं ने बूथ स्तरीय बैठक की। सरोजनी नगर विधानसभा में समाजवादी पार्टी के सारे कर्मठ साथियों की, बूथ के साथियों की, सेक्टर के साथियों की, प्रभारियों की, पर्यवेक्षकों की, वार्ड कमेटीज की, हमारे जिला की पूरी टीम की, विधानसभा की पूरी टीम की, अलग अलग गांव से आए हुए हमारे सम्मानित जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस पे हैं, चाहे जिला पंचायत के सदस्य हैं, चाहे बीडीसीज हैं, चाहे गांव के प्रधान हैं, अलग अलग पदों पे हैं, प्रमुख हैं, उन सब लोगों को
आज इकट्ठा करके यहां से एक बड़े संदेश की तैयारी है। उसमें सब लोग आए हैं, सब लोग उत्साहित हैं, सारे हमारे संगठन लगे हुए हैं, यूथ के सारे संगठन लगे हैं, सारे प्रकोष्ठ लगे हुए हैं और ये मन फैसला लेकर के जा रहे हैं कि 2022 में उत्तर प्रदेश में माननीय श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना। यूपी में चुनावों के चलते राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं, जिसके चलते लखनऊ मध्य से बीएसपी प्रत्याशी आशीष चंद्र के साथ चाय पर चर्चा की गई, जिसमें आशीष चंद्रा ने हर खबर से बातचीत की और चिकित्सा, शिक्षा, साफ सफाई, रोजगार को प्रमुख मुद्दा बताया। बातचीत के दौरान बताया कि उन्होंने विदेश में शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी समाज के लोगों की समस्या को देखते हुए राजनीति में प्रवेश किया। पश्चिम के क्या बड़े मुद्दे हैं जो लगता है कि इस बार हावी होने वाले हैं? हाँ बस रुक जाइए, धीरे धीरे उंगली उठाइए। अभी कायम जी लखनऊ के थाना ठाकुरगंज स्थित एमसी सक्सेना कॉलेज पर मजदूरों ने आरोप लगाते हुए बताया है कि डॉक्टर्स ने सैकड़ों मजदूरों को मजदूरी देने के लिए कॉलेज बुलाया, उसके बाद खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर मजदूरों को बेहोश कर दिया। बेहोश होने के बाद मजदूरों को इंजेक्शन लगाए गए। जब मजदूरों ने विरोध किया तो उन्हें बंधक बना लिया गया। हंगामा बढ़ता देख पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अंदर फंसे मजदूरों को बाहर निकाला। सर हम लोग अड्डे पे काम करते थे डेली, आज आए एक डीएल नंबर की गाड़ी से, वो बोले कि वहाँ चलना है एमसी सक्सेना ग्रुप हॉस्पिटल में, वहाँ चल करके तुमको काम दिला देंगे और 400-500 रुपए पे दिहाड़ी पे ले गए थे सर। वहाँ कम से कम 200-250 आदमी था और सर जब वहाँ पहुँचे तो जबरदस्ती वीवो लगाने की कोशिश की। वीवो फिर सर लेडीज भी उसमें थे और जब वीवो लगाने के बाद हम लोगों को डाउट हुआ कि ये खतरा है, हम लोग मरीज नहीं है, वीवो क्यों लगा रहे हैं। फिर हमारे ग्रुप से एक साथी भाग के निकला जो पुलिस को सूचना दी। वहाँ मौके पे पुलिस न थी तो हम लोग शायद यहाँ होते भी नहीं और हम उनके आभारी हैं जो हम लोगों की जान बचाई। तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगतगुरु परमहंस ने राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह के खिलाफ अयोध्या कोतवाली में तहरीर दी है। जगतगुरु परमहंस आचार्य ने कहा है कि 2 फरवरी को राहुल गांधी संसद भवन में भाषण देते हुए बोले थे कि 2 हिंदुस्तान है, ये देश को बांटने की साजिश है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि भारत हमारा राष्ट्र है, ये देश का अपमान है। और दिग्विजय सिंह ने कहा कि संघ परिवार मनुस्मृति के अनुसार देश को चलाना चाहता है। संघ के प्रति समुदाय विशेष को हिंसा के लिए भड़काना है, हिंदू मुस्लिम दंगा कराने की साजिश है। जगतगुरु परमहंस आचार्य ने आगे ये भी कहा है कि जब तक विधिक कार्रवाई नहीं होगी तब तक प्रयास करते रहेंगे। राहुल गांधी ने 2 फरवरी को महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण के बाद में सदन में बोलते हुए उन्होंने कहा 2 हिंदुस्तान है और उन्होंने ये भी कहा कि एक हिंदुस्तान के लोग अब चुप नहीं बैठेंगे और उन्होंने ये भी कहा कि भारत राष्ट्र नहीं है, यह दंगा भड़काने की कोशिश है, यह राष्ट्र का अपमान है। कांग्रेस के नेता लगातार इस तरह का बयान देते हैं जिससे जो है तो देश में दंगा भड़के, राष्ट्र का अपमान हो। अभी जो है तो दिग्विजय सिंह ने कहा कि संघ परिवार जो है मनुस्मृति के हिसाब से देश को चलाना चाहता है। यह दिग्विजय सिंह का बयान संघ के कार्यकर्ताओं की हत्या कराने के लिए एक समुदाय विशेष को जो है तो उकसाने का काम है। तो आज हमने राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह के खिलाफ में हमने तहरीर दिया है और उम्मीद करता हूं कि आईपीसी की धारा 124A के तहत देशद्रोह का मुकदमा पंजीकृत होगा और कठोर कार्रवाई होगी। क्योंकि प्रायः प्रशासन पर उन्होंने ये भी कहा कि भारत राष्ट्र है, तो उन्होंने कहा कि संघ जो है मनुस्मृति। मऊ में बीजेपी ने 4 विधानसभा सीट में से 3 पर अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, जिसमें से एक मधुबन विधानसभा सीट पर बिहार के राज्यपाल फागू चौहान के बेटे रामविलास चौहान को अपना उम्मीदवार घोषित किया है, जिससे बीजेपी के सभी मंडल अध्यक्ष
पदाधिकारी सहित कार्यकर्ता बीजेपी के हाईकमान से काफी नाराज चल रहे हैं, जिसे देखते हुए मधुबन विधानसभा के 4 मंडल अध्यक्ष सहित 500 से अधिक पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय बीजेपी कार्यालय पर पहुंचकर बीजेपी जिलाध्यक्ष प्रवीण गुप्ता को अपना इस्तीफा सौंपकर सभी कार्यकर्ताओं ने बगावत करना शुरू कर दिया। तो बिहार के राज्यपाल के बेटे को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, जिसके बाद बीजेपी में इस्तीफों की झड़ी लग गई। 4 मंडल अध्यक्ष सहित 500 लोगों ने इस्तीफा दिया, कार्यकर्ताओं ने बगावत कर दी है। विधानसभा मधुबन के कार्यकर्ताओं की बात को लेकर के जो विधानसभा 353 मधुबन में जो ये शीर्ष नेतृत्व ने गैर राजनीतिक फैसला लिया है, उसको हम सब राजनीतिक कार्यकर्ता एक सिरे से खारिज करते हैं। वहाँ के प्रत्याशी को वहाँ के कार्यकर्ता स्वीकार करने के, बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है, क्योंकि वो एक पैराशूट प्रत्याशी हैं जिनका कभी विधानसभा में न आना हुआ है न जाना हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी जब खुद परिवारवाद में और भ्रष्टाचार करने वाले लोगों को प्रत्याशी बनाएगी, तो ऐसे यहाँ के कार्यकर्ता अपना त्याग पत्र लेकर के 500 से ऊपर सभी मंडल से लेकर के, बूथ से लेकर के और जिले के से लेकर के और सब विधानसभा संचालन समिति के सारे कार्यकर्ताओं ने अपना सामूहिक त्याग पत्र दिया है कि अगर 24 घंटे के अंदर हमारे बातों पर शीर्ष नेतृत्व विचार नहीं करता है तो हम ऐसे नकारा प्रत्याशी को स्वीकार नहीं करेंगे। है लखनऊ से, जहां नो पार्किंग में गाड़ी लगाना अब ड्राइवर्स को भारी पड़ रहा है। दरअसल लखनऊ की ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम ने गाड़ी के साथ आदमी को भी नो पार्किंग जाने से उठाने का काम शुरू कर दिया है। साथ ही राजधानी के लोगों को सावधान रहने के आदेश भी जारी किए और कहा है कि अगर नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी की गई तो नगर निगम की तरफ से कोई भी रियायत नहीं दी जाएगी। लखनऊ में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मामला शहर थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। साथ ही चोरों के पास से 90 किलो एसटी लाइन का केबल भी बरामद हुआ है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चोरों को मऊ अतरौली तिराहे पर धर दबोचा। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। प्रतापगढ़ में नामांकन को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है, जहां सपा नेता संजय पांडे के आवास पर पार्टी के झंडे, बैनर, पोस्टर पैरों तले कुचले जा रहे हैं और उन्हें आग के हवाले किया जा रहा है। संजय पांडे के समर्थकों ने आवास से लेकर सड़क तक हंगामा बरपाया है। जानकारी के मुताबिक 7 तारीख को सपा से सौरभ सिंह का नामांकन कराया गया था, लेकिन सपा ने देर रात लखनऊ बुलाकर सौरभ की जगह संजय पांडे को प्रत्याशी बना दिया। 8 तारीख को सपा ने फिर से यूटर्न लिया और संजय पांडे को नामांकन से रोक दिया, जिसके चलते हंगामा शुरू हो गया। सूत्रों की माने तो सौरभ की पत्नी मुलायम सिंह यादव के ही कुनबे से ताल्लुक रखती हैं, जिसके चलते विश्वनाथगंज से उठापटक चल रही है। हम पूर्व महासचिव समाजवादी पार्टी हैं। इस 247 विश्वनाथगंज विधानसभा स्वर्गीय राजाराम पांडे की कर्मभूमि थी।
15 साल उन्होंने सेवा किया, अपने खून पसीने से सींचा। उन्होंने जात पात नहीं देखा और यही कहते थे फूले फले सदा रुकानन रहा एक संगत पंचानन। उनके राज विधानसभा क्षेत्र में उनके कार्यकाल में न कोई छोटा था, न कोई बड़ा था, न कोई गरीब था, न क्या हुआ है? आज उनका बेटा इसी विधानसभा क्षेत्र से 2 चुनाव लड़ा, 2 चुनाव हार गए और 60,000 वोट पाए कांग्रेस के सिंबल पे इसी विधानसभा से। पिछले बार भी इनको इसी तरह से लटकाया गया और चुनाव चिन्ह नहीं दिया गया। और फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए हर खबर।